नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट टू होगा। इससे पहले हमने भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसका पार्ट 1 पढ़ लिया है और ये हमारा जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 है। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर 2 और पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए हमने जो भारत का भौतिक स्वरूप है इसमें भारत की जो प्रमुख भौतिक जो स्थलाकृति हैं वो देख ली थी। कौन कौन सी स्थलाकृति थी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। लगभग हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत के भौतिक स्वरूप बताइए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। तो भारत जो है उसको हम जो प्रमुख भौतिक स्वरूप में डिवाइड किया गया है वो है हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो दूसरा पार्ट है आपके वो आ जाता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। जो तीसरा वाला पार्ट आ जाता है आपके, तीसरा वाला भाग आ जाएगा आपके थार का मरुस्थल। देख लीजिए आप थार का मरुस्थल। इसके बाद देखिए आप चौथा नंबर आप देख लीजिए। चौथा नंबर हम देखेंगे, जो फोर्थ नंबर है हमारा वो है आपके आ जाएगा दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। जो फिफ्थ नंबर आएगा वो आपके आ जाएगा कोस्टल एरियाज या तटीय मैदान। और जो 6 नंबर आपके आ जाता है वो है आपके आइलैंड्स द्वीप आपके आ जाएंगे द्वीप समूह। तो ये आपके 6 पार्ट्स में मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के नाम बताइए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। इनमें से किसी एक का वर्णन आपको करना रहेगा। हमने हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। आज हम अभी देखेंगे अपन उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये आ गया अपना उत्तरी मैदान और इसको अब आज हमारे को स्टडी करना है। देखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश, देखो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। देखिए जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो सिंधु नदी, गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित हुआ है। और ये जो मैदान है ये कौन सी मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। किससे? जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और जो इसका विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए जो मेनली जो ये मैदानी एरिया है, देखिए ये वाला पूरा अपना पार्ट हम इसमें देखने वाले हैं। ये वाला पार्ट, ये पूरा जो मैदानी प्रदेश है ये वाला, ये मेनली जो सिंधु नदी जो ये इस प्रकार यहाँ से बहती है। और इसकी सहायक रिवर्स है, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा फॉर्म किया गया है। इसके अलावा जो गंगा रिवर है अपनी, जो गंगा रिवर है तथा जो इसकी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना हो गई आपके। तो इनकी जो सहायक नदियां हैं इसके द्वारा ये इस मैदान का निर्माण किया है। और एक और ये गंगा हो गई आपके, गंगा नदी
ये आपकी सिंधु नदी हो जाती है, सिंधु नदी। और एक और नदी है यहाँ से जिसका उद्गम होता है, और ये आपकी आ जाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और इसके द्वारा इन तीनों के, ये जो तीनों नदियां हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लिख लिए, ये तीनों नदियां हैं, इनके द्वारा जो ये उत्तरी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ है। और इनकी, इन नदियों और तथा इनकी जो सहायक नदियाँ क्या होती है, देखिए सहायक नदियाँ क्या होती है, सहायक नदियाँ, ये एक मेन रिवर है, ये मेन नदी जा रही है, ठीक है, ये मेन नदी है। और इसमें जो दूसरी नदियाँ आके मिलती है इन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैदान है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। देखिए ये इंडस रिवर आपकी, इंडस मतलब क्या हो गया आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये आपकी गंगा रिवर। और ये इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये झेलम हो गई, रावी, सतलज, चेनाब, ठीक है, ये गंगा की यमुना हो गई आपके, ये गंगा रिवर है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ज़्यादातर जो असम वाला मैदान है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। और इसका जो देखो, और इसका जो विस्तार है वो कितना है, 2400 किलोमीटर। तो ये इसकी जो लंबाई है, इस मैदान की जो लंबाई है, लंबाई तो कितनी है, लंबाई, मैदान की लंबाई है आपके, जो मैदान है उसकी लंबाई आपकी 2400 किलोमीटर है। 2400, यहाँ से ये वाला जो मैदान है कितना लंबा है, इसमें देखिए आप, ये जो मैदान है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग। और ये कितने किलोमीटर तक आपके चौड़ा है, ये आपके जो 240 से 320 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो इसका जो निर्माण है ना, ये नदियों के द्वारा बहाकर, जो ये रिवर, बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं इनके द्वारा बहाकर लाई गई, जो हिमालय से, जैसे जो हिमालय का जो कटाव किया है इन्होंने, तो छोटे छोटे पत्थर और जो सिल्ट वगैरह से इसका निर्माण हुआ है। छोटे जो गाद, जिसे हम गाद कहते हैं, गाद, छोटे छोटे कंकर पत्थर आदि से जो, जब इसका अपरदन हुआ, जो ये पर्वत है इसके यहाँ से जो नदियाँ निकलती है और ये बहकर आती है, तो इनके द्वारा जो कटाव किया गया, इनके द्वारा इससे जो अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये आप, यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में। अगला देखिए, एक ये क्या आप जानती हैं, देख लीजिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो नदीय द्वीप कौन सा आ जाएगा आपके, मांजुली। और ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है। ये देखिए आसाम में ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर चल रही है ये वाली। और ये यहाँ पर ये आपका मांजुली द्वीप है, मांजुली आइलैंड है ये इस जगह पर, ठीक है। ये अपना इंडिया है, ये यहाँ पर ये देखिए मांजुली आइलैंड ये है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, कौन सा द्वीप, नदीय द्वीप, आपके नदीय द्वीप आ जाएगा, ये नदीय द्वीप हो जाएगा आपके। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, मांजुली आइलैंड है। और ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और कौन से स्टेट में है, आपके आसाम में हो, ये आ जाता है, ये आसाम वाला जो एरिया है इसमें ये आ जाएगा, आसाम में यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। देखो ये सघन, ये वाला जो एरिया है मैदानी वाला, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। देखो जो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो हमने देखा कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा। और जो जलोढ़ मृदा होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है,
सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और देखिए अब लोग किस जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। एक तो उनको पानी जो जल चाहिए, जल, और एक खाने के लिए अनाज चाहिए। अब देखिए जब आपको जल मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स आप फ्लो हो रही है, और दूसरा यहाँ पर जो फर्टाइल सोइल है, जलोढ़ टाइप की जो खच्चारी मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है। तो अब यहाँ पर जो मिट्टी है वो बढ़िया पाई जाती है, और दूसरा यहाँ की जो जलवायु है वो भी बहुत अच्छी प्रकार की यहाँ पर जलवायु है आपके। तो इस वाली जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मैदानी प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो लोग हैं, जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो जीवित जो मनुष्य की रिक्वायरमेंट के जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं ना, जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे वाटर हो गया, आपके जो अनाज हो गया, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होती है यहाँ पर, फर्टाइल सोइल है, और आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो आपका जो क्लाइमेट है, वो जो जलवायु है, जलवायु भी एक अच्छी प्रकार की जलवायु है। ना तो यहाँ पर ना तो ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, लोग होंगे। और जो मैदानी प्रदेश है वो इस एरिया, जो भारत का जो एरिया है वो देखिए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इन एरियाज़ में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कुछ पार्ट इसमें दिल्ली में भी आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाए जाने का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर जो सोइल पाई जाती है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, और यहाँ की जो वाटर है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इस कारण ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, जनसंख्या घनत्व मिलता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, देखिए जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और जो मैदानी प्रदेश है उनका विस्तार एक्चुअल में कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ पार्ट राजस्थान में भी है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं मानेंगे अभी हम। ये देखिए ये वाला पार्ट है। अब देखिए तो हमने देखा कि यूपी और बिहार, बंगाल में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, उसका ये रीज़न है। देखिए उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। देखो क्या होता है, ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर बह रही है। अभी ऊपर वो पर्वतीय वाला पार्ट है, पर्वत वाला पार्ट है, इनमें बद क्या आती है, तो ये यहाँ से कटाव करती है, निक्षेप करती है। करते के साथ साथ ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह लाती है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है इस पार्ट में। और ये लास्ट में क्या होती है, बहुत टाइम बाद यहाँ पर एक जो नदीय द्वीप है वो नदीय द्वीप बन जाएगा, नदी का द्वीप बन जाएगा। तो नदी द्वीप बनने का कारण है कि ये जो रिवर हैं ये अपने साथ जो कटाव करती हैं उसके साथ ये सिल्ट वगैरह, बहुत सारे कंकर पत्थर आदि लेके आती है, और ये एक जगह पर एकत्रित होने के कारण यहाँ पर नदीय द्वीप का निर्माण होता है। आई थिंक आपको बात आ गई समझ में, क्यों नदीय द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। अब देखिए, नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। अब देखो सबसे लास्ट में क्या होता है कि जब ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, जैसे ये रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर आप गंगा रिवर मान लीजिए ये, ठीक है। अब ये बह रही है, अब इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में सिल्ट वगैरह आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी वगैरह हो जाएगी, तो ये रिवर है ना जो बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। ये बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाती है,
समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसे वित्रिकाएँ कहते हैं अपन, इन्हें वित्रिकाएँ कहा जाता है। और इसे ये जो नदी के द्वारा ये बनाया गया है, ये क्या कहलाएगा, आपके डेल्टा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाता है। डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, जब नदी किसी वाटर बॉडी में या समुद्र में गिरने से पहले अनेक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नदी अब समुद्र में या किसी जल वाटर बॉडी में गिरने से पहले बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे पार्ट में बट जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार मैं आपको डेल्टा का वो बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, ये रिवर फ्लो हो रही है, ये देखिए बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। ठीक है, ये वित्रिका है और ये पूरा क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ये देखिए बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक क्या आप जानते हैं, देखिए आप, दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। देखिए दोआब एक बहुत बार पूछा जाता है, दोआब। ठीक है, दोआब, दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, दो प्लस आब, आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पाँच और आब का अर्थ होता है पानी। मतलब दोआब क्या होता है, देखिए दोआब, दोआब क्या होता है, ये देखिए आप, जो दोआब है वो होता है, मान लीजिए ये दो रिवर है, नदी, ये भी नदी है और ये भी नदी है, तो ये दो नदियों के बीच वाला जो ये पार्ट है ना, इसे हम दोआब कहेंगे। और ये बहुत ही उपजाऊ मैदान होता है, ये बहुत ही उपजाऊ पार्ट होता है, ये कहलाएगा दोआब। और जो प्रमुख दोआब हैं, ये देखिए, ये दो रिवर्स के बीच वाला जो पार्ट है ना, इसे हम दोआब कहेंगे। ठीक है, दो मतलब दो रिवर्स, दो जलधाराओं के बीच वाला पार्ट। ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण दोआब हैं, ये देखिए कौन कौन से दोआब हैं, ये बारी दोआब, रचना दोआब, ये देखिए सिंधु सागर दोआब। ये किन किन रिवर्स के बीच में है, ये देखिए, ये सिंधु नदी और जो आपकी जो झेलम रिवर है, इसके बीच वाला जो दोआब है सिंधु सागर दोआब कहलाता है। ये और ये आपकी जो चेनाब और आपकी जो झेलम है, चेज जो दोआब कहलाता है। और जो आपके ये रावी और जो चेनाब है, इसके बीच वाला जो दोआब है वो आपके रचना दोआब कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे, ये आप देख लेना एक बार, बिस्त दोआब आ जाएगा आपके इधर। ठीक है, ये दोआब क्या होता है, दो रिवर के बीच वाला जो पार्ट होता है, उसे हम मैदानी प्रदेश, बहुत ही उपजाऊ होता है, इसे हम दोआब कहते हैं। अब देखो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए ये मैंने बता रहा था आपको, दोआब, ये बिल्कुल ये आपके सिंधु नदी है, इंडस रिवर है ये। ठीक है, और जो इसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत सारे दोआब बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये दोआब, ये रिवर हैं, ये आपके रिवर्स हैं, इनके द्वारा बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, दोआब बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस वाले पार्ट में दोआब मिलेंगे आपको। बारी दोआब हो गए आपके, है ना, बिस्त दोआब हो गए आपके, और अपने गंगा यमुना का भी एक दोआब है इधर, लेकिन ये बहुत अपने इधर बहुत ही कम दोआब है। ज़्यादातर जो दोआब है वो इन रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। पंजाब से निकलने के कारण ये पंजाब पंच प्लस आब पंजाब कहा जाता है। 5 रिवर्स का जहाँ से निकलती है उसे पंजाब कहा जाता है। मतलब पंजाब से 5 रिवर्स निकलती है, इस कारण से पंच आब कहा जाता है। पंजाब मतलब पंच प्लस आब, 5 रिवर्स का वाला जो एरिया है वो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है।
देखो जो गंगा का जो गंगा के मैदान का जो विस्तार है ये इस पार्ट्स में है, और जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो विशेषकर कहाँ पर पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। देखो अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो आपके मैदानी प्रदेश है ना, इसमें कोई विविधता ही नहीं पाई जाती, कोई विविधता यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि इनमें भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। देखो आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से, मैं बताता हूँ। 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया हम लोगों ने। देखिए ये क्या है, माउंटेन, ये माउंटेन वाला एरिया है, माउंटेन है। इसको देखिए एक बार, ये पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये शिवालिक। शिवालिक कौन सा पार्ट है, शिवालिक मैंने बताया था आपको, हिमालय का जो लास्ट नीचे का वाला पार्ट है। यहाँ से ये रिवर निकल रही है, ठीक है, ये रिवर चल रही है, ये रिवर चली गई, ठीक है, ये रिवर आपकी बह रही है। देखो रिवर निकलने के बाद, शिवालिक से निकलने वाली जो रिवर है ना, आगे जाके बहुत सारे कंकर पत्थर के नीचे ये डिसअपियर हो जाती है, ये दिखाई देना बंद हो जाती है। बहुत सारे कंकर पत्थर के नीचे ये दब जाती है, और ये जो धारा है, ये जो नदी है, ये दिखना अपने को बंद हो जाती है। और इसके बाद इस वाले जो पार्ट हैं, इसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, भाबर कहेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, कुछ दूरी पर ये जो नदी है, ये दलदल के रूप में हमें दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई देती है, इस वाले पार्ट को तो हम कहेंगे भाबर, क्या कहेंगे, भाबर। और ये वाला जो पार्ट है, ये दलदल के रूप में दिखाई देती है, इसे कहेंगे अपन तराई। और एक वो पार्ट होता है जहाँ पर जो रिवर है उसका पानी नहीं, हर साल जो रिवर होती है उसकी बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसे अपन कहेंगे भांगर, क्या कहेंगे, भांगर। और एक वो पार्ट होता है जहाँ पर रिवर का जो रिवर होती है उसकी बाढ़ का पानी हर एवरी ईयर पहुँचता है, हर साल इसका जो पानी है वो पहुँचता है। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे आपके, क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे खादर। मतलब इस प्रकार हम 4 पार्ट में जो मैदान है उसको डिवाइड करते हैं। शिवालिक से निकलने वाली नदी के बेस पर हम देखते हैं बाबर कौन सा वाला एरिया है, वह एरिया जहाँ पर जो रिवर है छोटे छोटे कंकर पत्थर में डिसअपियर हो जाती है या दिखाई देना बंद हो जाती है, उसे हम भाबर कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो रिवर जो डिसअपियर हुई थी, यहाँ पर जो दिखना बंद हुई थी, वो यहाँ पर धीरे धीरे दलदल के रूप में हमें दिखाई देगी। इस वाले पार्ट को कहेंगे अपन तराई वाला एरिया कहेंगे। और इसके बाद क्या होता है, रिवर वो एरिया जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उसे कहेंगे हम भांगर। और वो एरिया एक जहाँ पर नदी की बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँचता है, उसे हम कहेंगे खादर, ठीक है। जो भांगर है यहाँ पर ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि यहाँ पर नवीन मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जो खादर है, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये एक पार्ट था, एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ चित्र के माध्यम। ये देखिए, ये पूरा क्या है, आपके शिवालिक है, शिवालिक पर्वतमाला है। यहाँ से ये रिवर निकल रही है, ये देखिए आप, रिवर निकल रही है ना, ये रिवर निकल रही है। और ये पत्थरों के नीचे ये क्या हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, इन पत्थरों के अंदर ये दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इस वाले जो पार्ट हैं इसे कहेंगे अपन भाबर, क्या कहेंगे, भाबर, ठीक है, भाबर। इस वाले एरिया को हम कहेंगे भाबर, ठीक है। ये भाबर आपके हो गया।
भाबर, ये वाला एरिया। अब देखो ये धीरे धीरे ये देखो आप, ये नदी का पानी दिख रहा है, ये दलदल के रूप में दिखाई दे रहा है अपने को। किसके रूप में? दलदल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगती है। देखो ये दलदल के रूप में जो उगा, इसे इस वाले पार्ट को कहेंगे अपन तराई। क्या कहेंगे? तराई कहेंगे, तराई। ठीक है। अब देखो तराई के बाद में ये रिवर वापस बहने लग गई और इस यहाँ तक बाढ़ का पानी इसमें पहुँच जाता है। हर साल यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है। और तो इस वाले जो एरिया है, इस वाले एरिया को अपन कहेंगे खादर। खादर मतलब खाद से ले सकते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होती है और ये हर साल बनती है, हर साल रिन्यू होती रहती है, हर साल नई बनती रहती है। और बाढ़ का पानी जहाँ पर नहीं पहुँचता है उसे हम कहेंगे भांगर। क्या कहेंगे? भांगर। हर साल यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता और यहाँ पर ये भी एलुवियल सोइल है या जलोढ़ मृदा है, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है। एक बार ये और इससे समझ लीजिए आप, ये हिमालय है। ठीक है। यहाँ से कोई रिवर इमर्ज हो रही है और इन पत्थरों के नीचे ये क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। इसे हम कहेंगे भाबर, भाबर। ठीक है। आगे तराई के रूप में ये इमर्ज हो जाती है, तराई के रूप में ये दिखाई देने लग जाती है। और एवरी ईयर जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता बाढ़ का, उसे कहेंगे अपन भांगर। और जहाँ हर वर्ष पानी, तराई का पानी नदी का पानी पहुँचता है, उसे कहेंगे अपन खादर। आई थिंक ये जो इसके वेरिएशन है ये आपको समझ में आ गए होंगे कि जो मैदान है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके भाबर, तराई, भांगर और खादर। ये भाबर और खादर में थोड़ा आप चूकना मत, ध्यान रखना इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका में गुट्टिका का निक्षेपण करती, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत उपजाऊ वाला एरिया होता है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो ये वाला जो एरिया है ना भाबर, जो अपना तराई वाला एरिया, तो इस यहाँ पर जो जंगल को काटा गया था और जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे शरणार्थी, उनको कृषि योग्य भूमि अपने को उनको दी थी। ठीक है। अब इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ मैंने बताया आपको कौन सा है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर चूनादार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। ठीक है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि ये वाला पार्ट बता दिया मैंने पूरा आपको। ठीक है ना। आगे देखिए आप प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं हम आज। देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कौन सा है। मैप में बताता हूँ मैं आपको। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। इसे हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो आपकी नर्मदा रिवर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये दक्कन का पठार हो जाएगा आपके, और ये सेंट्रल हाईलैंड या उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ऐसे अपन मालवा का पठार के नाम से जानेंगे, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है। यह आपको आगे बात समझ में। देखिए अब
देखिए प्रायद्वीप पठार जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। देखो ये जो सेलें हैं, आग्नेय जो सेल हैं, आपने देखा होगा कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है। जो सेल हैं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी आती है आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। देखो आग्नेय जो चट्टानें हैं इसे हम प्राइमरी या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि बाकी की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण इसी से होता है। और जो ये चट्टानें हैं ये इनका जो निर्माण होता है वो ये ज़मीन के अंदर जो लावा भरा हुआ होता है, जो लावा है, जो तरल, जो लाल कलर का जो लावा होता है, जब ये बाहर आता है और बाहर आने के बाद ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये ब्लैक कलर का होता है। और इसके बाद जो ये लावा है ना, इससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी चट्टान भी कहलाती है ये। और जो अपने जो प्रायद्वीप पठार का जो निर्माण हुआ है ना, वो किससे हुआ है, ये आग्नेय चट्टानों से हुआ है। और ये किससे हुआ है, आपके जो लावा है, इससे ज्वालामुखी का जो लावा है इसके कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रायद्वीप पठार, और यहाँ पर जो अधिकांश जो इस आग्नेय चट्टान से जो मिट्टी बनती है वो ज़्यादातर ब्लैक सोइल बनती है, काली मिट्टी। तो ज़्यादातर जो प्रायद्वीप पठार हैं यहाँ पर कौन सी सोइल पाई जाएगी, आपके काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित सेल से भी इसका कुछ पार्ट में निर्माण हुआ है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और ये हमने पहले इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसके भी हम 2 भाग कर देते हैं। कौन कौन से, एक तो आपकी हो जाएगी मध्य उच्चभूमि और एक हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। ठीक है, और इनको जो अलग करने का काम करती है वो कौन सी रिवर करती है, नर्मदा जो नदी है इनको अलग करने का काम करती है। जो नर्मदा के उत्तर वाला पार्ट है उसे मध्य उच्चभूमि कहेंगे। उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग ऊपर फैला है उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपके कहलाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है, ये इससे पहले इस वीडियो को देखिए, इसको देखिए, आप इस चित्र को देखिए, ये आपके हो जाएगा, ये नर्मदा रिवर है, आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है और ये नर्मदा रिवर से नीचे वाला जो पूरा पार्ट है इसे अपन दक्कन का पठार कहते हैं, दक्कन का पठार। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे अपन मध्य उच्चभूमि कहते हैं, मध्य उच्चभूमि। ठीक है, ये मालवा का पठार भी इसे अपन कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू है उसको कौन सी रिवर के द्वारा अलग किया जाता है, तो कौन सी रिवर के द्वारा अलग किया जाता है, नर्मदा रिवर आपको याद रखनी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार आपके आ जाता है। यहाँ पर ये नर्मदा रिवर आपकी फ्लो होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है।
इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखो इसके पूर्वी जो विस्तार है, अपन ये जो मालवा का पठार है, इसके पूर्वी विस्तार को हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड। ये देखिए बुंदेलखंड, ये वाला पार्ट बुंदेलखंड, और इसके बाद ये बघेलखंड, और इसके आगे ये छोटा नागपुर का पठार। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ पर छोटा जो नागपुर का पठार है ना, यहाँ पर सर्वाधिक जो खनिज संपदा पाई जाती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगर आपसे बात की जाए कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं भारत में, तो छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का अजायबघर कहा जाता है इस वाले एरिया को, खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, छोटा नागपुर पठार। देखिए ये इसका कुछ पार्ट शिलोंग का पठार भी माना जाता है, आगे ये पठारी एरिया है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए आप, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। देखो यहाँ पर दामोदर रिवर जो है वो भी फ्लो होती है, बहती है। ये देखिए छोटा नागपुर का पठार, ये रही, ये छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा। ठीक है, आपको आई थिंक आ गई होगी बात समझ में। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए जो दक्षिण वाला जो पार्ट है ना, ये एक क्या है, एक बार मैं आपको मैप बना के बताता हूँ। ये आपके नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, तो ये एक त्रिभुजाकार भाग है। ये दक्कन का जो पठार है, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, ये एक त्रिभुजाकार आकृति में, और ये ऊपर आपकी उच्च भूमि या मालवा का पठार, मालवा का पठार हम कह देते हैं नॉर्मली भाषा में, मध्य उच्च भूमि है वैसे ये है। ठीक है, तो ये जो दक्कन का पठार है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति में है, और जो नर्मदा रिवर है इसके दक्षिण में है। देखिए ये रिवर नर्मदा फ्लो हो रही है यहाँ से, ये देखिए ये रिवर नर्मदा है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है ये। ठीक है, यहाँ से फ्लो हो रही है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, उत्तर में इसके चौड़े आधार तथा सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेघालय श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। देखो एक और देखिए आप, ये देखिए ये आपके सतपुड़ा रेंज आ जाती है। ये अभी बताया ना, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा आपके मेक्का है, कैमूर, महादेव, ये पहाड़ियाँ इसके पूर्वी विस्तार माने जाते हैं। देखिए ये पूर्व, इसके पूर्व में स्थित है ना, तो ये महादेव, मेघालय और कैमूर जो रेंज है इसकी पूर्वी विस्तार माना जाता है, इसका पूर्वी विस्तार माना जाता है। ये देखिए तीनों पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे देखिए, भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये पहाड़ियाँ सब बता दी, अभी मैप में एक बार आप और चेक कर लो। ये देखिए ये पहाड़ियाँ आपके आगे सतपुड़ा रेंज ही है, यहाँ पे हैं, विंध्याचल पर्वतमाला है ये आपके, ये महादेव, मेघालय, और ये कैमूर रेंज आपकी आ जाती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय, कोरबी इंगलों का पठार तथा उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया ना अभी एक आपको मैप में बताया था, एक इधर शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार बताया था मैंने अभी आपको, कहाँ गया मैप, शिलोंग का पठार बताया था, वही आपके जो शिलोंग का पठार है, मैप कहाँ गया, गायब हो गया मैप। तो जो शिलोंग का पठार है ना, एक ऊपर वाला साइड वाला, ऊपर की साइड में मैंने बताया था आपको शिलोंग का पठार। ठीक है, वो भी इसका एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, वो इसका पूर्वी पार्ट सबसे पूर्वी पार्ट माना जाता है इस पठार का। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसके बाद देखिए अपन क्या करेंगे,
इसका सबसे पूर्वी पार्ट वो माना जाता है। अब देखिए आगे, गायब हो गया शायद, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, ये वाला यहाँ पर शिलोंग का पठार पर, यहाँ पर इस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, काशी, जयंतियाँ हैं। देखो, अब इसके पास ही जस्ट जो गारो, काशी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए, गारो, काशी और जयंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। अपन जब मानसून पढ़ेंगे तब ये आएंगी। कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो मानसून है इन कीपाकार पहाड़ियों में फंस जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर करता है मेघालय में, जिसका आपने सुना होगा मौसिनराम। मौसिनराम में सब सर्वाधिक वर्षा करता है। पहले चेरापूंजी था, अभी मौसिनराम हो गया। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियाँ की भी आप स्थिति याद रखना, मेघालय में है, और ये गारो, काशी और ये जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं के कारण यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में आपको थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट आपको बताना है। ठीक है, आपको ये जो दर्रे हैं इनको बताना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे व पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह घाट के पश्चिमी डाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। अन्नई मुडई 2595 मीटर ऊंची इसकी चोटी है, तथा डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंची चोटी है। जबकि जो पूर्वी घाट है इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण में सेवराई तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडगम मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर भी यहाँ पर स्थित हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है। देखो, मैंने बताया काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। मैंने अभी आपसे को बताया था, इसलिए इसके सेल आगन्य हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। देखो, एक बार इससे जो मैंने आपको अभी समझाया उसको एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ ही ले लेता हूँ मैं, आपको इसको मिटा देता हूँ। देखिए, एक बार मैं आपको पूरा भारत का मैप बना के समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारा भारत का मैप हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है, इधर ये रेगिस्तान हो गया आपके, ये अरावली है, अरावली। ये थोड़ा इधर सकरा हो गया यार, इधर थोड़ा ये लो। ठीक है, इधर ये आ गया आपके पूर्वी घाट,
ये आपके इधर आ जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर आ जाए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और जो पश्चिमी, देखो ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट है ना, ये पहाड़ियाँ हैं बहुत, ये इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं ये, ठीक है। और ये हमने देखा ही था, ये जो तटीय मैदान है, इसके साइड वाला जो पार्ट है ये तटीय मैदान है, दोनों तरफ तटीय मैदान है, ये साइड में ये तटीय मैदान है। तो तटीय मैदान देखिए, ये जो है ना, ये इधर वाला जो पार्ट है ये बहुत ही सघन रूप में है, मतलब विस्तारित रूप में है, जबकि इधर वाला जो पार्ट है ये रिवर्स के द्वारा कट गया है, कटा फटा है और अनियमित है, थोड़ा कटा फटा है और अनियमित है। जबकि इधर का जो पार्ट है ये थोड़ा ऊंचाई, इस इधर वाले पार्ट की ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है, और ये एक जो कंटिन्यू है, मतलब लगातार है, ये लगातार है और इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। हमने देखा जो डोडा बेटा और नई मुडई, ये इस प्रकार की चोटियाँ इधर पाई जाती है, और इधर केवल महेंद्रगिरी चोटी पाई जाती है, महेंद्रगिरी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर इसका हमारा था। और देखिए इधर ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, ये यहाँ पर आपकी विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगी, ये सतपुड़ा आ जाएगी यहाँ पे, सतपुड़ा, ठीक है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये यहाँ पर गुजरात से और आपके राजस्थान दिल्ली तक फैली हुई है, दिल्ली तक स्थित है। सर्वाधिक इसकी जो लंबाई है ये राजस्थान में, लगभग 80% जो इसकी जो लंबाई है वो राजस्थान में है। और ये इधर से जो मरुस्थल हैं इसको आगे बढ़ने से रोकती है। एक ये दक्षिण पश्चिम से इसकी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है। और जो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी पे है, रायसीना की पहाड़ी पे, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, और अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा भारतीय मरुस्थल, और आपके एक और टॉपिक बचा तटीय मैदान, वो अगले लेक्चर में लेंगे। जब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।